अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको माह टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ईवीएस यानी माहौलियाती मुताला, जिसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा ये माहौलियाती मुताले से रिलेटेड रहेगा। अगर आप माह टीटी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने उन दोस्तों में जो सीटेट या फिर माह टीटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। ग़िज़ा में तनों यानी ग़िज़ा में फ़र्क, इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। जो मेन जो है तो टॉपिक से जो मेन चीज़ें हैं वो हमको जो है तो देखना है, ताकि वक्त काफ़ी रह गया है और ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए जो है तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जैसे कि हमारे मुल्क में हर जगह ज़राअत की जाती है। ये ज़राअत ख़ास तौर पर बरसात के पानी पर मुनहसर होती है। बारिश हर जगह यकसा नहीं होती, वो कम या ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चावल, नारियल, नाचनी, रागी, वराई जैसी फसलें उगाई जाती है। औसत बारिश वाले इलाकों में गेहूँ, तोरन, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती है। कम बारिश वाले इलाकों में जवार, बाजरा, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है। फसल अच्छी आने के लिए अच्छे बीज, ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुनासिब धूप और ज़रूरत के मुताबिक पानी चाहिए। हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्ज़ियाँ, तरकारियों की काश्त में फ़र्क नज़र आता है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फलों की दस्तयाबी मौसमों के लिहाज से कम ज़्यादा होती है। मौसम के लिहाज से उनमें फ़र्क पाया जाता है। क्या आप जानते हैं पहले मखसूस मौसम में मिलने वाले कुछ फल और सब्ज़ियाँ अब साल भर मिलने लगी है। इसकी चंद वजूहात है। नंबर 1, साल भर पानी की दस्तयाबी। नंबर 2, अच्छे बीजों की दस्तयाबी। नंबर 3, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आने वाले फल और सब्ज़ियाँ। और नंबर 4, नक्ल व हमल के तेज़ ज़राए की सहूलत। इसे हमेशा जहन में रखें। और उससे पहले है, आइए दिमाग पर ज़ोर दें कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको जवार, बाजरा, गेहूँ, चावल और मकई से बनी हुई ग़िज़ाई अशिया खाने के लिए नहीं मिलेंगी। तब आपको कौन सी अशिया खानी पड़ेंगी, इस बारे में गौर करके फ़हरिस्त बनाइए। तो ये तलबा के लिए जो है तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर है। इसे हमेशा जहन में रखें कि कौन सी फसलें उगाई जाएँ, उसका इन्हिसार इलाके के मौसम, मिट्टी, पानी और हमारी ज़रूरतों पर होता है। इस लिहाज से खुराक में कौन सी अहम ग़िज़ा शामिल हो ये भी तय पाता है। हमने क्या सीखा, ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूरे जो है तो सबक का ख़ुलासा इसमें दिया जाता है और हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग़िज़ाई अशिया में तनों, इलाकों के लिहाज से ग़िज़ाई अशिया में तनों होता है। मौसम के लिहाज से अनाज, फलों और सब्ज़ियों की दस्तयाबी। महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया। उसके बाद है खुराक में ग़िज़ाइयत। हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कुछ चीज़ों के नाम नीचे दिए हुए हैं, उन्हें पढ़िए। चावल, मूंग की आमटी, छोले की उसल, गेहूं की चपाती, जवार की रोटी, गोभी का सालन, कद्दू और गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही, पापड़। बड़े या छोटे चमचे से इनमें से कौन सी चीज़ें निकाली जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो दी गई है यहाँ पर। अहम ग़िज़ाई अशिया कौन सी है वो हम देखेंगे। चपाती, रोटी, चावल हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल रहते हैं। दूसरी चीज़ों की बनिस्बत हम ये ज़्यादा खाते हैं, इसलिए गेहूँ, जवार, बाजरा और चावल हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया है।
चपाती रोटी चावल के साथ दूसरे चीज़ें ग़िज़ा में शामिल होना सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वो खाने में ये तमाम चीज़ें हो तो खाना मज़ेदार हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया में तनों, ग़िज़ाई अशिया में किस तरीके से जो है तो तनों पाया जाता है। हमारी ग़िज़ा में शामिल दूसरी तमाम चीज़ें कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया से बनती है। जिन मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया से ये बनती है उनमें से चंद की तस्वीरें और नाम अगले सफ़े के चौकोन में दिए हुए हैं। उनमें से आपको कौन सी अशिया देखी है, उनमें से आपने कौन सी अशिया देखी है। जिन अशिया को आप नहीं जानते उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो है तो ग़िज़ाई अशिया दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अंडे, मूली, ज्वार, मिर्च, चीकू, लौंग, मूंगफली, तिल, बाजरा, काली मिर्च, कैरी, दूध, करेला, करडी, उसी तरीके से मुर्गी, लीमू, इमली, ककड़ी वगैरह। क्या आप जानते हैं, अक्सर लोगों का ये ख़्याल है कि महंगी ग़िज़ाई अशिया सस्ती ग़िज़ाई अशिया की बनिस्बत बहुत मख़वी होती है, लेकिन ये सही नहीं है। सभी महंगी ग़िज़ाई अशिया बहुत ज़्यादा मख़वी नहीं होती, उसी तरह सभी सस्ती ग़िज़ाई अशिया कम मख़वी नहीं होती। ग़िज़ाई अशिया की ग़िज़ाइयत कायम रखना। ग़िज़ाई अशिया पकाते वक्त कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हम ज़ैल के मुताबिक एहतियात बरत सकते हैं। ग़िज़ा पकाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डालें। ग़िज़ा प्रेशर कुकर में पकाएं या ग़िज़ा पकाते वक्त बर्तन पर ढक्कन ढाँकें। दाल में अकवा निकलने के बाद दाल का इस्तेमाल करें। अकवा छोटा हो तब तक ही दाल इस्तेमाल कर ले। अकवा बड़ा होने तक इंतज़ार न करें। आटा छानकर भूसा ना निकालें। चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब जैसे फल छिलकों समेत खाएं। उसी तरह गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर वक्तन फ़वक्तन कच्ची खाएं या उनका कुचुम्बर बनाकर खाएं। मुमकिन हो तो 2-3 अशिया यकजा करें। मसलन उसल में प्याज, आलू के टुकड़े डालें। आमटी में सेजन की फली डालें। कोई दाल भिगोकर सब्ज़ी में डालें वगैरह। ज़बान की दिलचस्प हकीकत। हमेशा की तरह हमारी गली के सारे बच्चे, ये तलबा के लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर है मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों का एहसास, ये भी जो है तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम ज़ैल का अमल करके देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अशिया के ज़ायक़ों का एहसास ज़बान को किस तरह होता है। इसके लिए हमें ज़ैल की चीज़ें दरकार रहे, जैसे मिश्री या गुड़, नमक, इमली या लीमू, मेथी के बीज या करेले के टुकड़े, आमले के टुकड़े। तो इसमें जो है तो क्या कहेंगे कि उनमें से हर एक का जायका यानी कि टेस्ट चखिए। अब हर एक का जायका जो है तो अलग अलग होता है, जैसे कि एक शे का जायका चखने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कीजिए, और ये एक तजुर्बा दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है तो मिश्री गुड़ का टुकड़ा, तो यहाँ पर मिश्री जो है तो उसका जो जायका होता है वो तुर्श होता है, नमक का खारा होता है, इमली और लीमू का खट्टा होता है। उसके बाद मेथी के बीज और करेले के टुकड़ों का जो है तो कड़वा होता है, और आमले के टुकड़ों का भी तुर्श जायका होता है। मज़ेदार खेल, इशारों से जायके की वजाहत। हमने क्या सीखा, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या सीखा, हमारी खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है। खाने की चीज़ें बनाने के लिए हम जो ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत तनों होता है। ग़िज़ाई अशिया में हमारे लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुख्तलिफ़ तनासुब में होते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में मुनासिब मक़दार में पहुँचे तो हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। ज़ायक़ कुल्लियों की मदद से हमें मुख्तलिफ़ ज़ायक़े महसूस होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें कि हमारी ग़िज़ा में सभी ग़िज़ाई अशिया शामिल होनी चाहिए। उसके बाद है बेशकीमत अनाज।
क्या आप जानते हैं कि मशीन ना हो तो घानी के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं। खेत में इसके लिए एक गोल जगह तैयार करते हैं, इसको खलियान कहते हैं। इसके मरकज़ में एक खूंटा लगाते हैं, इससे बैल बांधते हैं। बैल उस खूंटे के अतराफ गोल गोल घूमते हैं। भट्टों को उस तरह रखते हैं कि वो बैलों के पैरों के नीचे आए। बैल भट्टों पर चलने लगते हैं। इनके वज़न से भुट्टो है वो, तो भुट्टे जो है तो किसे कहते हैं? भुट्टे मतलब जवारी बाजरी, यानी कि जवार बाजरा के जो बीज जिसके अंदर होते हैं उन्हें जो है तो भुट्टे कहते हैं। तो भुट्टे जो है तो इस तरीके से रखते हैं कि वो बैलों के पैरों के नीचे आए और बैल भुट्टों पर चलने लगते हैं। इनके वज़न से भुट्टे से दाने बाहर निकल पड़ते हैं। फसल ज़्यादा मकदार में हो तो बड़ा खलियान दालान तैयार करते हैं। एक ही वक्त में 2 या ज़्यादा बैल लगाकर मलनी करते हैं। मलनी कई दिनों जारी रहती है। ये काम बैलों के लिए भी मेहनत का ही है। तो इस तरीके से जब मशीनें नहीं थी उस वक्त इस तरीके से खलियान जो है तो बनाया जाता था और एक गोल दायरा करके जो है तो उसमें भुट्टे रखते थे। भुट्टे जो है तो जिसमें दाने होते हैं अनाज के, और बैल उस पर जो है तो चलाए जाते थे दालान में, ताकि बीज बैलों के वज़न से भुट्टों से बाहर आ जाए, जिसको जो है तो घाना या मलनी कहा जाता था। तो अभी मशीनों ने जो है तो ये जगह ले ली है। अब मशीनों के ज़रिए जो है तो ये किया जाता है। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कुछ लोगों की ग़िज़ा में सिंगाड़े और मखाने शामिल होते हैं। मीठे पानी में नशोनुमा पाने वाली मखसूस किस्म की 2 नबातात से ये हासिल होते हैं। उन्हें जमा करने, साफ़ करने, सुखाने, ज़ख़ीरा करने और उनकी नक़्ल व हमल के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद है, हमने क्या सीखा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अपनी ग़िज़ा में शामिल चीज़ें खेत, तालाब, समंदर, जंगल, मवेशी खाने और कई दूसरी जगहों से हासिल होती है। अनाज की फसल के लिए खेत की तैयारी से लेकर थैलों में भरकर गोदाम में ज़ख़ीरा करने तक अनगिनत काम करने पड़ते हैं। कटाई, मलनी, ऊसाई इनमें से चंद काम है। ये जो कटाई, मलनी, ऊसाई वगैरह यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन गुज़िश्ता आ चुका है। इसके बाद अनाज की नक़्ल हमल, फ़रोख्त और खाने की चीज़ें तैयार करने का काम करने पड़ते हैं, तब ग़िज़ा हमारी रिकाबी तक पहुंचती है। उसके बाद है, खेत की तरह ही दूसरी ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में भी कई लोगों की मेहनत होती है। हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग़िज़ा बर्बाद ना होने पाए, उसे हमेशा जहन में रखें। कई लोगों की कोशिशों से हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया मिलती है। हमको उन सब का एहसानमंद होना चाहिए। उसके बाद है हवा। अब ये जो टॉपिक है, इसका जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो हम देख लेते डायरेक्टली, क्योंकि दोस्तों आपके पास भी वक्त जो तो कम है। अब जैसे कि यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि जलने में मदद करने वाले हवा के इस जुज़ को ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ज़मीन की फ़िज़ा हवा के ज़रिए बनी है। नीचे दी हुई शक्ल में दायरा यानी हवा है। इस दायरे के 5 मसावी हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्से में मसावी ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसेस भी होती है। ये दूसरी गैसेस कौन सी होंगी? तनफ़्फ़ुस और एहतराक़ के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तनफ़्फ़ुस और एहतराक़ के अलावा आपको हवा के और कौन से इस्तेमाल मालूम है? आप जानते हैं कि सोडा वाटर में से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही गैस कम तनासुब में हवा में भी होती है। आपने ये सीखा है कि नबातात सूरज की रोशनी, हवा और पानी से तैयार
पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करती है। ग़िज़ा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है। उसके बाद है ग्लास में बर्फ़ डालने पर ग्लास ठंडा होकर ग्लास के बैरूनी सतह पर पानी के क़तरे जमा हो जाते हैं, यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में होता है। लेकिन हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कई गैसें हवा में पाई जाती है, यानी हवा कई गैसों का आमेज़ा है। अब अगर एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो उसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बताए हुए तनासुब में होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस है तो वो इतनी जो है तो यानी 75% है तकरीबन, उससे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस और उसके बाद दीगर गैसेस। तो ये पूरा जो है तो डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किताबों में, जैसे कि 5वीं 6वीं 7वीं में भी उसके बारे में दिया गया है। वो भी हम जल्दी जो है तो उसके मेन पॉइंट्स जो रहेंगे वो क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कारखाने सवारियों, अंगीठियों और दूसरी वजूहात की बिना पर ईंधन के जलने से धुआं निकलता है, ये धुआं भी हवा में शामिल हो जाता है। हमने क्या सीखा? हवा हमारे अतराफ पाई जाती है, खाली नज़र आने वाली जगहों में भी हवा होती है, यानी कि खाली नज़र आने वाली जो जगह होती है वहाँ भी हवा मौजूद होती है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ है, उसे फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन के करीब हवा की तह मोटी होती है जबकि ऊपर की तह पतली होती है। हवा कई गैसों का आमेज़ा है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात हवा की बुनियादी अज्जा है। इसे हमेशा जहन में रखें कि कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के जलने पर धुआं निकलता है, ये धुआं हवा में मिल जाता है। इस धुएं से सेहत ख़राब हो सकती है। ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लिबास और इसका डायरेक्टली हम चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने अवाम में स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने की तहरीक चलाई। इसके लिए उन्होंने सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। मुल्क भर में सूत काटने के चरखा बोर्ड बनाए और स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। कपड़े की किस्म जो है तो यहाँ पर दी गई है। कपड़े की किस्म जैसे कि सूती कपड़ा वो किस शय से बनता है, तो कपास से जो है तो सूती कपड़ा बनता है। अहम ज़रिए कौन सा है, तो नबातात इसका अहम ज़रिया है। और कहाँ बनता है, तो भेवंडी में जो है तो ये बनता है। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई छोटी सी। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं। नंबर 1, सुइयों की मदद से घर में दरवाजे के लिए पर्दे, स्वेटर, कान टोपी वगैरह जैसी चीज़ें बनाई जाती है। और उसके बाद सेकंड है कि हैंडलूम या पावरलूम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनने के लिए होता है। उसके बाद है हमने क्या सीखा? कपड़ा धागे से बनता है, ये धागा कपास, ऊन वगैरह से बनता है। कपड़े इस्तेमाल करने से वो मैले हो जाते हैं, इसलिए हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। कपड़े धोने के लिए साबुन या रीठा, हिंगन, बीट जैसी कुदरती चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। पुराने कपड़े ज़ाया ना करें, उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जुग्राफियाई और तहज़ीबी वजूहात की बिना पर लिबास में फ़र्क नज़र आता है। पहले इस्तेमाल होने वाले और अब हम जो लिबास इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या फ़र्क है। उसके बाद आइए जिस्म के अंदर देखें।
तो यहाँ पर अंदरूनी अज़ा दिए गए हैं कि हमें मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं, उन्हें करने के लिए हम जिस्म के मुकर्ररा हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, चलना, सुनना, लिखना वगैरह। नया लफ्ज़ है अंदरूनी अज़ा। अंदरूनी अज़ा जो है तो किसे कहते हैं कि जिस्म के अंदर पाए जाने वाले अज़ा, ये अज़ा बाहर से नज़र नहीं आते। जिस्म के अनगिनत अफ़आल जिस्म के अंदर भी जारी रहते हैं। खून की नालियों का जाल तमाम जिस्म में फैला हुआ है। इसमें से खून मुसलसल दौर करता रहता है। सांस के ज़रिए हम हवा जिस्म के अंदर लेते हैं, जो खून के ज़रिए पूरे जिस्म पे पहुंचाई जाती है। ग़िज़ा खाने पर वो हज़म होती है। ये काम अलग अलग अज़ा करते हैं, उन्हें अंदरूनी अज़ा कहते हैं। इस सबक में हम चंद अंदरूनी अज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कौन कौन से जो है तो अंदरूनी अज़ा है, जैसे कि यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि सर का खाना, उसके बाद है सीने का खाना, उसके बाद है निचले पेट का खाना और उसके बाद है कमर का खला। तो यहाँ पर जिस्म के अंदर के अहम काम करने वाले अज़ा का महफूज रहना ज़रूरी है। हमारे जिस्म की बनावट ऐसी है कि हम कितनी ही हलचल करें तब भी अंदरूनी अज़ा अपनी जगह क़ायम रहते हैं। इसके लिए सर और धड़ के अंदर खला पाई जाती है। जो खला सर के अंदर होता है उसको सर का खाना कहते हैं। धड़ के अंदर जो खला होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। सीने के हिस्से में जो खला होता है उसे सीने का खाना कहते हैं। पेट के हिस्से में जो खला होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपरी पेट का हिस्सा और निचले पेट का खाना। ऊपरी पेट का खाना और निचले पेट का खाना, इन खानों में ही जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा होते हैं। इनकी बनावट इस किस्म की होती है कि वो अपनी जगह से इधर उधर हट नहीं सकते। उसके बाद एक ग़िज़ाई नाली। ग़िज़ाई नाली तो हम वो देखेंगे कि ये चाचा टूटी के ज़रिए आने वाले पानी को बैरल में भर रहे हैं। बैरल टूटी से कुछ दूर रखा हुआ है, इसके बावजूद टूटी से पानी बैरल तक पहुंच रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यही चीज़ यहाँ पर जो है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई गई है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मुंह, उसके बाद ये ग़िज़ाई नाली, उसके बाद ये मैदा। तो इस तरीके से मुंह के ज़रिए ग़िज़ाई नाली के ज़रिए जो है तो मैदे में जाती है और वहाँ जो है तो निज़ाम अंजाम पाता है। जैसे कि बाजू की तस्वीर में जिस्म के अंदरूनी अज़ा मुंह और मैदा दिखाए गए हैं। ये अज़ा ग़िज़ा के हाज़मे का अमल अंजाम देते हैं। इन अज़ा में से मैदा निचले पेट के खाने में होता है। मुंह का निवाला मैदे तक पहुंचाने के लिए सीने के खाने में एक नली होती है जिसे ग़िज़ा की नाली कहते हैं। हम खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। ज़बान की वजह से हमें ग़िज़ा का जायका मालूम होता है। हम दांतों के ज़रिए ग़िज़ा चबाते हैं। इस दौरान इसमें लौब दहन, ये एक नया लफ्ज़ है कि लौब दहन शामिल होता है, जिसकी वजह से मुंह में निवाले का गोला बन जाता है, जिसे आसानी से निगला जा सकता है। चबाया हुआ निवाला ग़िज़ा की नाली में जाता है। ग़िज़ा की नाली की दीवार लचकदार होती है, इसलिए अनाज का निवाला ग़िज़ा की नाली से गुज़रते हुए मैदे तक आसानी से पहुंच जाता है। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि ग़िज़ा का सफ़र मुंह से शुरू होता है? पेट के ऊपरी खाने के अंदरूनी अज़ा की मदद से ग़िज़ा हज़म होती है। ग़िज़ा का गैर हज़म और बेकार हिस्सा मक़ाद के ज़रिए फुज़ली शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। यह जिस्म में ग़िज़ा का सफ़र ख़त्म होता है। मुँह से मक़ाद तक एक नाली जैसे रास्ते से ये सफ़र होता है। इस रास्ते को ग़िज़ा का रास्ता कहते हैं। इस नाली जैसे रास्ते की लंबाई तकरीबन 9 मीटर होती है। मुख्तलिफ़ अंदरूनी अज़ा से मिलकर ये ग़िज़ाई रास्ता बनता है। ग़िज़ा की नाली इस ग़िज़ाई रास्ते का एक हिस्सा है। उसके बाद है दिल।
जिसे कल्ब कहते हैं। छोटे छोटे जो है तो ये पॉइंट्स है जो कि हमारे लिए यानी कि ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत जो है तो इम्पोर्टेंस होता है। और उसके बाद जो किताबें रहेंगी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की, तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है तो दिया गया है। अगर हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो वो चीज़ें अपने को जो है तो समझ में नहीं आने वाली। हमारे जिस्म में खून होता है, हम सांस लेते हैं तब हवा जिस्म में दाखिल होती है, खून उसे पूरे जिस्म में पहुंचाने का फ़ेल अंजाम देता है। हम ग़िज़ा खाते हैं, इस ग़िज़ा के हज़म होने के बाद उसे भी जिस्म के हर खलिए तक पहुंचाने का काम खून करता है। इसलिए जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को देते रहना ज़रूरी है। हरकत देते रहने का ये काम दिल करता है। दिल जिस्म का एक अहम अंदरूनी उज़्व है। वो सीने के खाने में बीचों बीच लेकिन किसी कद्र बाएं जानिब होता है। वो हमारी मुट्ठी से किसी कद्र बड़ा होता है। दिल की दीवारें भी लचकदार होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है तो दिल का मकाम है और ये दिल की साख्त है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है तो इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो 9th और 10th में आपको मिल जाएंगी कि इसमें जो है तो अज़्नुन क़ल्ब और बत्नुन क़ल्ब होते हैं। उसके भी जो है तो दाया अज़्नुन क़ल्ब, बाया अज़्नुन क़ल्ब, दाया बत्नुन क़ल्ब और बाया बत्नुन क़ल्ब, इस तरीके से जो है तो इसमें नसीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक दिया गया है। उसके बाद जैसे जैसे आगे की जो है तो सतह पर किताबें आती है 6ठी 7वीं इस तरीके से 5वीं, तो उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है तो उसमें हासिल होती है और उसमें बतलाया जाता है। अब नया लफ्ज़ यहाँ पर है कि दिल का सिकुड़ना किसे कहते हैं। कि दिल का सिकुड़ना दिल की जसामत कम होना और दिल का फैलना इर्तिखा दिल की जसामत का अपने असल पर आना। क्या आप जानते हैं कि हम जब पुरसुकून नींद में होते हैं तब नब्ज़ की हरकत सुस्त हो जाती है। जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो नब्ज़ की हरकत तेज़ हो जाती है। उसके बाद है फेफड़े। हम सांस लेते हैं तब नाक के रास्ते से हवा जिस्म में दाखिल होती है। वो जिस अंदरूनी अज़ा के ज़रिए पहुंचाई जाती है उन्हें फेफड़े कहते हैं। हमें 2 फेफड़े होते हैं, वो सीने के खाने में होते हैं। उनमें एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब होता है। दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा बाएं जानिब दिल होता है। वहाँ बाएं फेफड़े में थोड़ा सा खला होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से किसी कद्र बड़ा होता है। सांस के साथ अंदर ली हुई हवा फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक नली जैसा अंदरूनी उज़्व होता है। इसे सांस की नाली कहते हैं। सांस की नाली आगे जाकर 2 शाखों में तकसीम हो जाती है। इन शाखों को शुइब कहते हैं। यह सांस लेने पर फेफड़े थोड़े फूलते हैं, इसलिए सीना भी फूलता है। दिल और फेफड़ों के काम एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। ये दोनों अज़ा अहम हैं। ये सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में होते हैं, इसलिए महफूज रहते हैं। उसके बाद है दिमाग के बारे में जो है तो हम इसमें पॉइंट्स में जो है तो पॉइंट में देखने वाले कि सर के खाने में मौजूद दिमाग हमारे बेहद अहम अंदरूनी उज़्व है। यानी कि सर का जो खाना है उसमें जो इम्पोर्टेंट उज़्व है, जो अंदरूनी उज़्व है, वो दिमाग है। हमारी तमाम हरकत व सकनात पर दिमाग का काबू रहता है। गुस्सा आना, खुश होना, गमज़दा होना जैसे तमाम जज्बात का एहसास हमें दिमाग में होता है। हिस्से अज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत भी दिमाग में होती है। दिमाग ज़ख्मी हो तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है इसकी मौत का अंदेशा होता है। इसलिए दिमाग की मुकम्मल हिफाजत ज़रूरी है। यही वजह है कि कुदरत ने दिमाग पर खोपड़ी का गिलाफ चढ़ाया है। क्या आप जानते हैं कि हम नज़्म याद करते हैं, वो हमारे दिमाग में नक्श हो जाती है, इसलिए वो हमारे जहन में रहती है। दिमाग के इस फ़ेल को याददाश्त कहते हैं। अब याददाश्त के ताल्लुक़ से जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो CDP में मिल जाएगा।
चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में रहेगा। उसके बाद है इंसानी जिस्म की साख्त बेहद पेचीदा है, हमारे जिस्म के अफ़आल अच्छे तरह अंजाम पाए इसके लिए जिस्म में कई अंदरूनी अज़ा होते हैं। इनकी साख्त और अफ़आल की मालूमात बहुत दिलचस्प हैं, बड़े होने पर आप ये मालूमात ज़रूर हासिल कीजिए। उसके बाद है हमने क्या सीखा। जिस्म के अंदर अंजाम पाने वाले अनगिनत अहम अफ़आल मुख्तलिफ़ अज़ा करते हैं। ऐसे अज़ा जिस्म के अंदर होते हैं, वो बाहर से नज़र नहीं आते, उन्हें अंदरूनी अज़ा कहते हैं। जिस्म की साख्त ऐसी होती है कि सर और धड़ के खानों में अंदरूनी अज़ा महफूज रहते हैं। उसके बाद है चबाया हुआ निवाला गले से मैदे तक पहुंचाने का काम ग़िज़ा की नाली करती है, ये सीने के खाने में होती है। उसके बाद है दिल पूरे जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देता रहता है, वो मुसलसल सिकुड़ता और अपनी असल हालत में आता रहता है। दिल के सिकुड़ने से खून की नालियों में खून ढकेला जाता है। उसके बाद है सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाले हवा जिन अंदरूनी अज़ा के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है उन्हें फेफड़े कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की बनिस्बत किसी कदर बड़ा होता है। दिल और फेफड़े सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में महफूज होते हैं। दिमाग हमारा बेहद अहम अंदरूनी उज़्व है। सर के खाने में खोपड़ी के अंदर दिमाग महफूज रहता है। हरकत पर काबू, जज्बात का एहसास और हिस्सी अज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत दिमाग में होती है। उसके बाद है इसे हमेशा जहन में रखें कि हादसा हो और सर को चोट लग जाए तो खोपड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अगर दिमाग को चोट लगे तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या मर सकता है। इसलिए मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करें। उसके बाद है मामूली अमराज घरेलू इलाज। बीमारी के ताल्लुक़ से जो तो बतलाया गया है कि तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग समाज की सेहत की फ़िक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर के दवाखाने और अस्पताल होते हैं, लेकिन बहुत से शहरों और देही इलाक़ों में सरकारी इब्तदाई तिब्बी मराकज़ और सरकारी दवाखाने होते हैं। वहाँ बेहद मुनासिब ख़र्च पर मरीज़ों का इलाज किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दिया भी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। नेक्स्ट है हमने क्या सीखा। इम्पोर्टेंट जो है तो रहेगा कि कुछ बीमारियाँ जल्द अच्छी हो जाती है, यानी कुछ बीमारियाँ जो होती है वो जल्द अच्छी हो जाती है, बाज़ जल्द अच्छी नहीं होती। छोटी बीमारियाँ घरेलू इलाज से ठीक हो सकती है। घर में तजुर्बाकार बुज़ुर्ग लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नुज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेंकते हैं। तय हो तो लीमू का शरबत देते हैं। उसके बाद इसे हमेशा जहन में रखें। झाड़ फूँक तंत्र मंत्र से बीमारियाँ अच्छी नहीं होती, ये बात जहन नशीन रखें। उसके बाद है सिमत और नक्शा। इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है कि सिमत और नक्शा 4 सिमतें जो तो होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिधर से सूरज निकलता है उसे मशरिक़ कहते हैं और जिधर गुरूब होता है उसे मगरिब कहते हैं। मशरिक़ और मगरिब उसके ऊपर वाली जो सिमत होती है वो शुमाल होती है और उसकी जो है तो उसके सामने जो सिमत होती है वो जुनूब होती है। तो 4 सिमतें याद रखने आपको, मशरिक़, उसके बाद मगरिब, शुमाल और जुनूब। तो इस तरीके से ये 4 सिमतें हैं। उसके बाद है ये जो है तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि नीचे दी हुई ख़ास सिमतें और ज़ैली सिमतें के चक्कर का अच्छी तरह मुताला कीजिए। अब ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सीटेट में भी जो है तो इस पर मबनी क्वेश्चन पूछा जाता है सिमतों से रिलेटेड। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये सीटेट में भी आपको काम आएगा। लेकिन इसको 2 से 3 लैंग्वेज में आप अगर याद करते हो, अगर आपको अच्छे तरीके से अगर आप याद करते हो तो वो सीटेट में आपको कारामत और मफीद साबित होगा, क्योंकि इसको हिंदी और इंग्लिश में भी याद कीजिए आप। जैसे कि मशरिक़, मगरिब, जुनूब, शुमाल है तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से आपको याद रखना है कि ख़ास सिमतों के दरमियान कौन कौन सी ज़ैली सिमतें हैं, उन्हें अच्छी तरह
से समझिए। अब सबक के शुरू में मतलब यहाँ पर जो ज़ैली सिमतें हैं वो बतलाई गई है। जैसे कि जो मेन सिमतें हैं वो है मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जुनूब। अब उसकी जो ज़ैली सिमतें हैं वो हम देखेंगे। तो जो ज़ैली सिमतें हैं शुमाल और मशरिक़ की जो दरमियानी ज़ैली सिमतें हैं वो है शुमाल मशरिक़। उसके बाद है शुमाल और जुनूब के दरमियानी जो सिमतें वो है जुनूब मशरिक़। उसके बाद है जुनूब और मग़रिब के दरमियानी जो ज़ैली सिमत है वो है जुनूब मग़रिब। और उसके बाद शुमाल और मग़रिब के दरमियानी जो सिमत है वो है शुमाल मग़रिब। इस तरीके से आपको ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं सिमतें हमेशा ज़मीन के मुतवाज़ी होती है, इसलिए नक्शा हमेशा मकाम की सिमत के लिहाज से ज़मीन पर रखिए। इसके बाद नक्शा ख्वानी करे तो सही होता है। इसे हमेशा जहन में रखें कि ख़ास सिमतें और ज़ैली सिमतें इंसान ने बनाई है, इसके लिए इसने कुदरत की मदद ली। सूरज का तुलू और गुरूब होना इसकी ख़ास बुनियाद है। हमने क्या सीखा? तो ज़ैली सिमत पहचानना, नक्शे का पैमाने के मुताबिक होना, सिमतों का चक्कर और नक्शे में फ़ासला और ज़मीन पर फ़ासला, इस तरीके से यहाँ पर बतला गया है। नेक्स्ट, नक्शा और अलामतें। यहाँ पर नक्शे से रिलेटेड जो है तो चीज़ें दी गई कि किस तरीके से नक्शा पढ़ा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या आप जानते हैं नक्शा नवीसी की साइंस इल्म अब काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। हमारे बुज़ुर्ग भी नक्शा बनाते थे। नक्शा बनाने के लिए वो हैवानात के चमड़े, हड्डियाँ, कोड़ियाँ, मिट्टी, पत्थर की तख्ती वगैरह इस्तेमाल करते थे। तकरीबन 5000 साल क़ब्ल 5000 साल क़ब्ल मसीह 5000 साल क़ब्ल मेसोपोटामिया नाम का मुल्क मौजूद था। इस मुल्क का कुछ हिस्सा दिखाने वाली उस वक्त की मिट्टी की तख्ती, जिसे क्लाई टैबलेट सामने दी हुई है, इसे देखिए। अभी मिट्टी के ज़रिए जो तो बनाया गया है और उस पर नक्शा जो है तो बनाया गया है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में भी नक्शा बनाया जाता था और अब जो है तो उसकी जगह गूगल मैप ने ले ली है। घर, उड़ता हुआ कौवा, पुलिस स्टेशन, गाय, डाक खाना, भैंस, स्कूल, मोटरसाइकिल, चौक, सड़क, टावर, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और खेत। तो इस तरीके से वहाँ पर नक्शे में यानी कि जो रिश्ता यहाँ पर नज़र आ रहा है इसमें दिया हुआ है कि हमने क्या सीखा वो हम देख लेते हैं कि नक्शे में इंसान की बनाई हुई और क़ुदरती चीज़ें पहचानना। हमारे माहौल में क़ुदरती और इंसान की बनाई हुई दोनों किस्म की चीज़ें होती है। नक्शा बनाते वक्त मख़सूस निशानात का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मेरा ज़िला और मेरी रियासत। क्या आप जानते हैं कि इंसान ज़राअत करने लगा, इसके खेत पानी के करीब थे, वो खेत के करीब बस्ती बसाने लगा। इस तरह बस्तियाँ बसती गई। ये बस्तियाँ आगे चलकर गांव में तब्दील हुई, गांव बढ़कर शहर बन गए। अब यहाँ पर जो है तो दिया गया है कि नीचे दिए हुए गांव, तालुक़े, ज़िले और रियासत मुख्तलिफ़ रंगों से रंगे। अब यहाँ पर जो है तो सबसे पहले गांव से तालुका जो है तो वजूद में आता है। उसके बाद तालुके से ज़िला और ज़िले से रियासत किस तरह वजूद में आती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये गांव है और ये जो है तो तालुका है। और तालुका जो है तो ये जो गांव है ये इस तालुके में इस मकाम पर है। और उसके बाद ये जो तालुका है ये ज़िले का नक्शा है और ये तालुका ये इस ज़िले में इस मकाम पर है।
उसके बाद ये जो ज़िला नज़र आ रहा है आपको, ये महाराष्ट्र की जो रियासत है हमारी, उसमें जो है तो यहाँ पर गढ़चिरौली इस मकाम पर जो है तो दिया गया। इस तरीके से नक्शा होता है और नक्शा हमें पढ़ते आना चाहिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो फ्रेंड्स ये वाली जो चीज़ होती है जिसे सिमत कहते हैं, तो सिमत और आशारिया ये इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें जो यानी कि पॉइंट मतलब दिए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है नक्शे से दोस्ती वगैरह यहाँ पर दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और ज़ैली राजधानी नागपुर है। तबई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से होते हैं, साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका, सतह मुर्तफ़ा का इलाका। इस तरीके से 3 तबई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के हिस्से हैं। उसके बाद है गोदावरी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले में अस्तंभा सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री पहाड़ को मगरिबी घाट भी कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। रियासत के मगरिब में बहरे अरब वाक़ है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है तो रियासत महाराष्ट्र यानी हमारी रियासत से रिलेटेड दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि खेतों की फसलों का इन्हिसार मौसम, मिट्टी और पानी की दस्तियाबी पर होता है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कम या ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए पैदावार भी मुख्तलिफ होती है। ज़राअत महाराष्ट्र का अहम पेशा है। रियासत में बेशतर ज़राअत पर बरसात पर मुनहसर है, वो खुश्क ज़राअत कहलाती है। कुछ मकामात पर आबपाशी के ज़राए भी ज़राअत की जाती है, ज़रिए भी ज़राअत जो है तो की जाती है। इसको बागाती ज़राअत कहते हैं। बरसात में ज़राअत से हासिल होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। सरमा में हासिल होने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने देखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे हमेशा जहन में रखें, कौन कौन सी चीज़ें जिसको जो तो हमें जहन में रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फसल की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों और दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से मिट्टी की आलूदगी बढ़ती है। हमें कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कुदरती खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे माहौल को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। उसके बाद ज़बान और बोली जो है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि मुख्तलिफ यानी कि झेल में अपनी रियासत के इंतज़ामी हिस्से में दिए हुए हैं। इनका मुशाहदा करके दिए हुए रियासत के नक्शे में इन हिस्सों को मुख्तलिफ रंग तलबा के लिए जो तो है। उसके बाद ज़बान और बोली, ये भी जो तो इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है सवाल कि रियासत महाराष्ट्र 1 मई 1960 को वजूद में आई। जिस दिन 1 मई को जो तो हम महाराष्ट्र दिन मनाते हैं कि हिंदुस्तान की रियासतें ज़बान की बुनियाद पर तकसीम की गई। मराठी महाराष्ट्र की रियासती ज़बान है। ज़बान के मामले में हमारी रियासत में यकसानियत और तनों दोनों नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मराठी की तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क महसूस होता है, इसलिए रियासत की बोली में भी फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क को हमें खुश दिली से कबूल करना चाहिए। जैसे कि मुख्तलिफ़ हिस्से जैसे कि कोकण है, विदर्भ है और खानदेश है। अब मराठी की चंद जो बोलियाँ हैं वो हिस्सों के लिहाज से है कि कोकनी और मालवनी ये कोकण में जो है तो बोली जाती है। उसके बाद है वराहड़ी, ये विदर्भ में बोली जाती है। और अहरानी यानी खानदेशी, ये खानदेश में बोली जाती है। गोरमाटी, कोलामी, कोरको वगैरह महाराष्ट्र के आदिवासियों कबाइल की रिवायती बोलियाँ हैं। अपनी रियासत में रिवायत के लिहाज से तक़रीब, त्यौहार, जश्न में फ़र्क पाया जाता है। ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस वगैरह त्यौहार तमाम लोग मनाते हैं। कोकण में नारली पूर्णिमा, होली, गणेश उत्सव जैसे अहम त्यौहार ख़ास तौर पर मनाए जाते हैं। सतह मुर्तफ़ा के इलाके में ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा, दशहरा, दिवाली, बैल पोला वगैरह बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे कौमी त्यौहार पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। इस तरीके से जो है तो त्यौहारों से रिलेटेड मालूमात दी गई। उसके बाद है
कि हमने क्या सीखा। अपनी रियासत की तबीयी बनावट, उसके बाद मौसम, मिट्टी और पानी के लिहाज से फसलों में तनाव होता है। रियासती ज़बान मराठी और मराठी ज़बान की बोलियां हमने देखी, और उसके बाद ये त्यौहार तकरीब में तनाव यानी कि फ़र्क। इसके बाद हम देखेंगे दिन और रात। अब दिन और रात जो है तो यहाँ पर इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि हम ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। ज़मीन की शक्ल बड़ी गेंद की तरह गोल है, इसलिए सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर नहीं पहुंचती। आधी ज़मीन पर रोशनी होती है और आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। तो इस तरीके से जो तो आपको शक्ल के ज़रिए यहाँ पर समझाया गया है। क्या आप जानते हैं, ये मेन पॉइंट रहेगा कि सूरज सुबह मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की जानिब सरक जाता है। शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें ये महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारा वहम होता है। हकीकत में ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। ज़मीन की गर्दिश जो है तो किसे कहते हैं? ज़मीन का अपने गिर्द घूमने को ज़मीन की गर्दिश कहते हैं। उसके बाद है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या रोज़ाना 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है? तो अगर ऐसा होता तो रोज़ सुबह सूरज 6 बजे निकलता और शाम में 6 बजे गुरूब हो जाता। हकीकत में क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो तो कैलेंडर दिया हुआ है और उसमें महीना जो है तो दिया हुआ है। उसके बाद है, क्या आपको मालूम है? तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि नवंबर महीने में तुलो आफ्ताब में बतदरीज देर होती जाती है और गुरूब आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता जाता है। मई महीने में तुलो आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता है, जबकि गुरूब आफ्ताब में बतदरीज ताख़ीर होती जाती है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? नवंबर महीने में दिन छोटा होता है और रात बड़ी हो जाती है। मई महीने में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी होती जाती है। अब हमें यकीन हो गया कि हर रोज़ दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की नहीं होती। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी सूरत हाल हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 तारीख़ों में नज़र आती है। उसके बाद है कि 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद बतदरीज दिन बड़ा होता जाता है, रात छोटी होती जाती है। ऐसा 21 जून तक होता है। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसके बाद 21 जून से दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। ऐसा 22 सितंबर तक होता है। फिर एक बार 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद बतदरीज दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। ऐसा 22 दिसंबर तक होता है। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर से दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। इस तरह 21 मार्च तक होता है। 21 मार्च से यही दौर दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाता है। इस बात का ख्याल रहे कि दर्ज बाला तारीख़ों में तब्दीली मुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, उसी अरसे में मौसम गर्मा आता है। जिस अरसे में दिन छोटा और रात बड़ी होती है, उसी अरसे में मौसम सरमा आता है। उसके बाद है, हमने क्या सीखा? ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि सूरज की रोशनी पूरे ज़मीन पर एक ही वक्त में नहीं पहुंचती, इसलिए आधी ज़मीन पर रोशनी होती है जबकि आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है और ज़मीन खुद के गिर्द गर्दिश करती है। इसकी वजह से रोशनी में जो हिस्सा होता है वो अंधेरे में जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में आता है। इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। उसके बाद है, दिन के 24 घंटों में से 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी सूरत हाल में 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 तारीख़ों में नज़र आती है। उसके बाद है, दिसंबर से जून तक
दिन बड़ा होता जाता है, उसी तरह जून से दिसंबर तक दिन छोटा होता जाता है। उसके बाद है, इसे हमेशा जहन में रखें कि दिन का छोटा बड़ा होना और मौसम बदलने में ताल्लुक़ होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेरी तरबियत से रिलेटेड मालूमात, और इसके आगे जो टॉपिक बाकी है तो तमाम टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम जो है तो पॉइंट्स समझ में आएंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंत कीजिए, क्वेश्चन कीजिए सीटेड और टीईटी से रिलेटेड। और इंशाल्लाह कल हम लाइव क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपके डाउट्स और आपके जो सवालात रहेंगे वो हम कल बरोज़ इतवार जो है तो लेंगे, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूट्यूब पर दे देंगे कितने बजे तो सेशन होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.